तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखिए, हमने सबसे पहले डाला था केमिस्ट्री के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड आई कि सर आप फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दीजिए जो पिछले वर्ष पेपर्स में आए हुए हैं। तो आपकी डिमांड पर लेकर आई ये वीडियो जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामों में पेपर्स में देखने को मिली है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसलिए हम कह रहे हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एग्जाम में कैसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए ना को फोड़ कर आने वाले हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी नॉलेज भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जरा सी भी पसंद आए तो बस यही रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो बच्चे नए हैं। तो चलिए क्यों कर रहे हैं वेट, अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है कि एक गोले की त्रिज्या मापन में आपकी 3% की क्या होती है, त्रुटि होती है। तो गोले के आयतन मापन में त्रुटि क्या होगी, आपको दे रखा है स्टूडेंट्स की त्रिज्या में आपको जो त्रुटि हुई है, त्रिज्या में जो त्रुटि है आपकी कितनी है, 3% की है। और आपसे पूछा है कि आयतन में जो आपकी त्रुटि होगी वह क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आयतन होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या आयतन डिपेंड करता है, वह त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो आयतन मापन में त्रुटि क्या होगी, सिंपली आपका 3 टाइम्स ऑफ त्रुटि होगी त्रिज्या में इसी के बराबर। जो घात होगा वो हमेशा त्रुटि निकालते समय गुणा में आ जाता है और फिर उस चीज की हम त्रुटि यहां पर लिखते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये त्रुटि में तो आपने पढ़ा होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3 गुणे में जो आपकी डेल्टा आ रहा है इसमें त्रुटि आपकी कितनी है, 3% है। तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 9% आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हम टिक करें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन एक बार आप रुक कर पॉज कर वीडियो को सॉल्व करिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि F बल लगाने पर V वेग प्राप्त होता है तो शक्ति क्या होगी। ये तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा बहुत की। और शक्ति का जो फॉर्मूला होता है पावर, वो पावर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, F इंटू V होता है। और पावर का एक फॉर्मूला आपका W/TB होता है। ये 2 फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर किस फॉर्मूले की बात कर रहा है, FV की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में W/TB आ सकता है तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार इसका मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसका मात्रक बताइए, शक्ति का मात्रक बताइए। तो इसी दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से अगर आप मात्रक निकालोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, इस वाले फॉर्मूले से मात्रक निकालोगे तो कार्य का होता है जूल और समय का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले से निकालोगे ना तो आपका क्या आएगा, बल का होता है न्यूटन एवं वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक मात्रक आया, ये एक मात्रक, और शक्ति का एक और मात्रक होता है स्टूडेंट वाट। ठीक, तो 3 मात्रक हो गए, जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड और वाट, तीनों याद रखें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, रुदोष प्रक्रम में होता है क्या, स्थिर होता है रुदोष प्रक्रम में। ये तो उष्मागतिकी चैप्टर में हमने आपको बताया था। रुदोष प्रक्रम में आपका उष्मा स्थिर होता है, बोले तो Q का जो मान होता है वो आपका स्थिर होता है, ये ध्यान रखें। इसी तरह आपका होता है समतापी प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर होता है, समदाबी प्रक्रम दाब स्थिर होता है। ठीक है, सम आयतनिक प्रक्रम आयतन स्थिर होता है। ठीक है, तो रुदोष प्रक्रम ज्यादा पूछा जाता है इसलिए ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रतिष्ठा गुणांक का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रतिष्ठा चैप्टर जब हमने 1 शॉट में आपको पढ़ाया था तो याद करिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रतिष्ठा गुणांक का। जो हमारा प्रतिष्ठता गुणांक होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है इसका फॉर्मूला। और प्रतिबल आपका होता है बल कितना लगा, कितने क्षेत्रफल पे लगा ये, एवं विकृति होता है पर बच्चों चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। इसी फॉर्मूला से आप मात्रक निकाल लोगे स्टूडेंट्स। कैसे आएगा, यहां पर बल का होता है क्या, न्यूटन रखा, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर तो ये रखा, इसका लेंथ है तो लेंथ का मीटर, यहां पर भी लेंथ है तो लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर गया तो स्टूडेंट्स आपका आया क्या, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। लेकिन क्या यहाँ पर न्यूटन कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, कहीं कहीं न्यूटन होता है तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अब न्यूटन नहीं है तो क्या करें, यानी कि न्यूटन जो आपका बल का फॉर्मूला है ना, इसका भी मात्रक लिखना होगा। जो बल होता है आपका वो क्या होता है, ma होता है ना, m मतलब कि kg, a मतलब कि त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये होता है ना। बस इसी को यहाँ पर रखना होगा, इसी को यहाँ पर रखना होगा स्टूडेंट। फिर काटा कुटी करोगे तो आपका kg आएगा, बटे में आपका फैरन, फिर बटे में मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा, ये आएगा। इसको यहां पर रखोगे न्यूटन की जगह, जब ये रखोगे तो आपका ये आएगा। फाइनली आंसर कहां लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्या है कि ग्रहों की गति में कौन सी भौतिक राशि
संरक्षित होती है। तो ग्रहों की गति में आपका कोणीय संवेग को स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रेखीय ऊर्जा क्या आपका संरक्षित होता है, वो आपका होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्यों, ये ध्यान रखिए। कोणीय संवेग मतलब कि पैरोस्टेंट, अगर कोई हमारा ग्रह है, अगर वो सूरज के चारों ओर घूम रहा है पैरोस्टेंट, तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो होता है mvr। ठीक है, कोणीय संवेग होता है mvr। ये फॉर्मूला याद रखें, कोणीय संवेग का m v एवं r, यहां से दूरी होती है r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का, और ये हर जगह आपका पैरोस्टेंट मान फिक्स रहता है। कोणीय संवेग इसका नहीं बदलता है, यही स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए। और कई बार कोणीय संवेग का प्यारे बच्चों आता है मात्रक, कभी बार कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो पूछे गए वो हमको बता रहे हैं और पॉसिबल तरीके बता रहे हैं आपको, जिससे एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से लिखते चले, समझते चले। अगर आपको नहीं पता है, 6 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पिछले साल, इस साल हर पेपर में पूछा जाता है। क्या है कि पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है, ये आपका 1 होता है। क्यों सर 1 होता है? आखिर ये पूर्ण कृष्णिका आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पूर्ण कृष्णिका मतलब कि कृष्णिका को हम बोलते हैं पैरोस्टेंट ब्लैक बॉडी। जी हाँ, ब्लैक बॉडी। और ये एक ऐसी बॉडी होती है पैरोस्टेंट जो क्या करता है, हर एक विकिरण को अवशोषित कर लेता है। अगर इस ब्लैक बॉडी पे अगर पैरोस्टेंट अगर बाहर से कोई भी विकिरण आती है, कोई भी विकिरण आई, सबको पैरोस्टेंट ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, कुछ भी बाहर निकलने नहीं देता है। जैसे कोई काला पर्दा हो गया, उस पर कोई भी किरण जाती है, आपको वो काला क्यों दिखता है? क्योंकि पैरोस्टेंट वो हर किरण को अवशोषित कर लेता है। हमारे आँख पे कोई किरण आती ही नहीं है, तो वो पैरोस्टेंट कैसा है आपका हो गया, पूर्ण कृष्णिका हो गया। यानी कि पूरा जब अवशोषण ही कर लेता है, सब कुछ ले ही ले रहा है, कुछ छोड़ ही नहीं रहा है, तो ये टोटल इसका जो क्षमता क्या है, पूरा का 100% है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है, अधिक दाब के बारे में पूछा है। बुलबुले के भीतर अधिक दाब कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अधिक दाब पता होना चाहिए। वैसे अधिक दाब हमने पढ़ाया नहीं है भाई, 5 मिनट का टॉपिक अगर आप कहोगे, बच्चों की डिमांड आएगी तो इस पर भी ला देंगे, इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल अधिक दाब होता क्या है स्टूडेंट्स? अधिक दाब आपका होता है, अधिक दाब, जी हाँ, किसी भी वातावरण में हमारे चारों तरफ एयर है, एयर में आपका कितना दाब होता है, 1 atm होता है। लेकिन देखा गया, एक बुलबुला अगर हम ले लेते पैरोस्टेंट, जिसके क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं। एक बुलबुला हमने ले लिया, ठीक है, या फिर हमने एक बूंद ले लिया, एक हमने पानी का बूंद ले लिया। बुलबुला लो या फिर बूंद ले लो, ठीक है। उसके अंदर जो दाब पाया गया ना पैरोस्टेंट, वह कुछ ज़्यादा पाया गया, PATM दाब नहीं पाया गया पैरोस्टेंट बुलबुले के। चाहे बुलबुले की बात करो, चाहे एक बूंद की बात करो, ठीक है, उसी ज़्यादा मान को, उसी अधिक दाब को पैरोस्टेंट अधिक दाब बोलते हैं। और देख, वो आपका निकल कर आता है 2T/R एवं 4T/R, ठीक है। ये आपका होता है बुलबुले के लिए। ये किसके लिए होता है? बुलबुले के लिए। और ये होता है पैरोस्टेंट बूंद के लिए। एक बूंद की बात करूँ तो उसमें एक ही लेयर होता है, इसलिए इसका 2T/R। इसमें 2 लेयर है, इसलिए इसका दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बुलबुले के भीतर पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला का याद रखिएगा पैरोस्टेंट बूंद के अंदर अधिक दाब आपको समझ में आ भी गया होगा। उसके बाद आइए बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रतिष्ठा का जो वैल्यू होता है, मान, वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको हर जगह बताया जाएगा इंफिनिटी होता है, लेकिन ये क्यों होता है ये समझ के जाइए आज। यंग प्रतिष्ठा जो मान होता है वो पहले क्या होता है, ये होता है प्रतिबल। किसी वस्तु पर हम कितना दोस्तों आंतरिक बल लग रहा है जब हम उसको खींच रहे हैं, एवं जो विकृति मतलब कि बच्चों थोपड़ा में जो आप परिवर्तन करते हो, आकृति में आप कितना परिवर्तन कर रहे हो स्टूडेंट्स, वो आपका विकृति होता है। यंग प्रतिष्ठा का यही होता है मान, ठीक है। अब बात आई पूर्णतः दृढ़ वस्तु की। दृढ़ मतलब कि एकदम कठोर, जिसको आप पैरों हिला भी नहीं सकते, उसको खींच भी नहीं सकते। रबड़ हो गया तो हम उसको इस तरह खींच सकते हैं, लेकिन अगर कोई दृढ़ वस्तु है तो क्या उसको खींच पाओगे? क्या उसका आकृति में चेंज कर पाओगे? अरे उसका कुछ, अगर कोई वस्तु सॉलिड होगी तो उसका हम आकृति में परिवर्तन ही नहीं कर पाएंगे, यानी विकृति का वैल्यू 0 हो जाएगा। और किसी भी अगर चीज के नीचे 0 आ जाता है ना, तो उसका वैल्यू आप सभी को पता है इंफिनिटी बन जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, हर चीज क्लियर होती जा रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जरूर शेयर करें। हम ये नहीं करें कि आप लाइक करके ही जाए पैरोस्टेंट, लेकिन एक शेयर अवश्य करके ही जाइएगा, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा पहुंचे इस वीडियो से, ठीक है। उसके बाद है आपका 9 क्वेश्चन कि आदर्श गैस के रुदोष प्रक्रम में आयतन तथा दाब के बीच में सही संबंध क्या होता है, ठीक है। तो आयतन तथा दाब के बीच में आपका ये संबंध होता है, PV की पावर जो आपका गामा होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ये संबंध याद रखिए पैरोस्टेंट उष्मागतिकी का ये संबंध है। लेकिन काफ़ी कम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन क्या हुआ, आया है ना एक बार, तो हमने ले लिया। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिकतम परास के लिए 36 पर कोण होता है। तो ये आपको पता है, अधिकतम परास अगर हमें चाहिए तो जो 36 पर कोण हम 45 डिग्री लेते हैं। वायरल क्वेश्चन है। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनता गुणांक का विमीय सूत्र होता है। तो बहुत ईजी, देखिए पूछा गया ये कई बार, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। तो जब हमने सेनता गुणांक करे अभी हाल ही में पढ़ाया था कुछ दिन पहले सेनता के बारे में कंप्लीट 10 मिनट की वीडियो में स्टूडेंट्स, तो हमने आपको बताया है उसमें कि सेनता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है स्टूडेंट्स आपका एम एल की पावर भी -1 होता है, टी की पावर भी -1 होता है। जो बच्चे देखे होंगे उनको अभी याद हो गया होगा। उसके बाद की क्वेश्चन है कि किसी द्विपरमाणु अणु की स्थानांतरित तथा घूर्णी स्वतंत्र कोटियों की कुल संख्या होती है। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए द्विपरमाणु एवं अंडरलाइन कीजिए स्वतंत्र कोटियों की कुल संख्या। स्वतंत्र कोटि एक हमारा टॉपिक है, छोटा सा प्रश्न, इसका मान एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कदार पूछा जाता है कि स्वतंत्र कोटि किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, स्वतंत्र कोटि क्या होता है, कोई भी अणु या परमाणु द्वारा अपनी ऊर्जा को प्रविष्ट व्यय करने के तरीके जितने होते हैं ना, उन्हीं को हम स्वतंत्र कोटि की संख्या बोलते हैं या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। कोई अणु या परमाणु कितनी तरीके से अपनी ऊर्जा को व्यय कर सकता है, अपनी ऊर्जा को लगा सकता है परोक्षिक कार्य में, वही हमारी स्वतंत्र कोटि की संख्या होती है। अब ये अलग अलग होता है। यहाँ पर द्विपरमाणु के लिए पूछा गया है, तो द्विपरमाणु के लिए स्टूडेंट ये आपका स्टूडेंट्स 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अगर यही बात करा एग्जाम में पूछा जाए एक परमाणु के लिए, एक परमाणु कोटि की कुल संख्या होती है वह 6 होती है। तो ये ध्यान रखिए, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक एवं बहुपरमाणुक के लिए F का वैल्यू क्या होता है। तो वो सारे क्वेश्चन हमने ले लिए क्वेश्चन जिसमें काफी बच्चे फंस जाते हैं, एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, जैसे एक सत्य किसके बराबर होता है, तो ये सबको पता है 746 वाट बराबर होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं लिए, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे जो जिसमें फंस जाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि बल आघूर्ण का सही सूत्र है। तो जो बल आघूर्ण होता है इसको टॉर्क से दिखाते हैं। इसका परस्टेंट आपका 2 फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया जाता है, एक आता है टॉर्क जो बराबर होता है किसके, आई इंटू अल्फा के, ये काफी पूछा जाता है। और एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है परस्टेंट आर क्रॉस एफ। जी हाँ, और क्रॉस एफ, जिसपे न्यूमेरिकल्स भी हमने कराए थे जब हमने आपको फिजिक्स के टॉप न्यूमेरिकल्स कराए परस्टेंट पार्ट 1 पार्ट 2 में, उतना सफिशिएंट है। नहीं देखा है तो परस्टेंट इंड तक बने रहे, इंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। 2 फॉर्मूला होता है, एक आई अल्फा, एक आर एवं एफ। तो यहाँ से इसका 2 मात्रक भी निकल कर आता है। इसका अगर आप यूनिट निकालना चाहो एग्जाम में तो यूनिट क्या आ जाएगा, बल का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, न्यूटन मीटर इसका यूनिट आ गया। यहाँ से यूनिट निकालोगे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पहले आई क्या है। तो आई आपका होता है जड़त्व आघूर्ण। आई क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है एम आर का स्क्वायर। इसका मात्रक पूछा जाता है क्या होता है, तो मात्रक कैसे लिखोगे, मास का होता है केजी, आर का होता है मीटर और स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस पेरिस्टेज यहाँ पर ये वैल्यू रख दोगे। अल्फा का जो मात्रक होता है वो आपका होता है रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो हर चीज नोट करते चलिए जो हम आपको बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान का पिंड आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल v से आपका घूम रहा है। जी हाँ, तो पिंड का अभिकेंद्री बल क्या होगा, तो अभिकेंद्री बल होता है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 15 कि हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पे, पास्कल के नियम पे। पास्कल का नियम जिन्होंने पढ़ा है हमसे उन्हें पता होगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक का हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स, बताया था कि पास्कल के नियम पर ही ये हाइड्रोलिक ब्रेक आपका कार्य करता है। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, रेखीय संवेग, ऊर्जा या फिर कोणीय संवेग या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बर्नौली का प्रमेय आपका स्टूडेंट्स ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय भी हमने पढ़ा है, काफी बच्चों ने देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि यार इसमें हमने क्या किया था, इसका जो समीकरण को सिद्ध करने के लिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया था, याद है कि नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण पर ही दोस्तों यह सिद्धांत आधारित है बर्नौली का, ठीक है। 17 क्वेश्चन है कि यदि कूली एक वस्तु 5 kg की जमीन से 10 मीटर ऊपर उठाता है तो पेरिस्टेज इसका द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा, जूल में आपको बताना है। तो ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, यहां तक आप पहुंचे तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट्स। आपके लिए हिंट दे देते हैं, आपसे पूछा है कार्य का जो फॉर्मूला होता है वर्क बराबर होता है कितना बल लगाया एवं कितना विस्थापन हुआ वस्तु में, ठीक है।
और कूली क्या कर रहा है, 5 किलो की वस्तु को जमीन से ऊपर उठा रहा है। और कितना उठाया, 10 मीटर, यानी कि विस्थापन आपको 10 मीटर दे दिया है। अब आप हमें बताइए कि यार इस पे बल कितना लग रहा होगा इस कार्य में, और बल का मान निकाल कर यहाँ रखो, आंसर बताओ क्या होगा। जी का मान इतना है। यहाँ पर ही अगर वीडियो सच में पसंद आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। काफी बच्चे प्रेस ही नहीं करते तो महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस हो जाती हैं, तो प्रेस कर ले जरूर से। और सब किसी भी एक स्टूडेंट को आप जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो कैसी लगी दिल से, जी हाँ दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मजा आया कि नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहे, खुश रहे एवं आगे बढ़ते रहें। और आप सभी ने अगर आप अभी तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को नहीं लगाए एग्जाम से पहले, इस वीडियो को जरूर देखें। इसके इंपॉर्टेंट टॉप न्यूमेरिकल्स कराए हैं जो एग्जाम में कई बार आते हैं। और यहाँ पर केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।